गरीब माँ बाप की बेटी। मनोहर एक गरीब मांझी था जो नाव खेवकर 2 पैसे कमाता तो कहीं जाकर उसके बाल बच्चों का पेट भर पाता। उसका हर दिन नदी के भीतर ही नाचता था। हर दिन की तरह आज भी मनोहर नदी के किनारे अपनी नाव लिए खड़ा था। हे गंगा मैया, सुबह से सांझ ढल गई मगर आज मुझ गरीब माझी ने नाव से 1 पैसे की कमाई नहीं की। खैर, जैसी आपकी इच्छा। ऐसा बोलकर मनोहर जैसे ही पानी में पतवार के सहारे नाव बढ़ाने लगता है तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है जो पानी में बहते हुए उसके पास आती है। तकरीबन 3 साल की वह बच्ची पानी में चपाचप हाथ पांव चला रही थी। हे गंगा मैया, ये इतनी मासूम बच्ची को पानी में किसने बहा दिया? ये बच्ची तो रोई जा रही है। लगता है इसे भूख लगी है। मैं इसे यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। मनोहर उस बच्ची को अपने साथ घर में ले आता है, जिसे देख सबिता कहती है, अरे ये किसकी बच्ची अपने साथ उठा लाए हो? पहले ही हम गरीब माँ बाप के 4 बच्चे हैं, उनका पेट पालने में कितना दुख उठाना पड़ता है। अरे तो क्या करता, इस छोटी सी बच्ची को वहाँ मरने के लिए छोड़ा था। अचानक वह बच्ची सबिता का आंचल थाम कर उसे माँ शब्द कहकर पुकारती है, जिससे सबिता का दिल पिघल जाता है। माँ, देखो माँ, इस नन्ही सी मुनिया ने आपको माँ कहकर बुलाया। इसे रख लो माँ, हम चारों भाई बहन इसे अपने हिस्से का खाना मिल बांट कर खाएंगे। तो फिर ठीक है, आज से ये बच्ची हम गरीब माँ बाप की बेटी है और तुम्हारी बहन है। आज से इसका नाम अंशिका है। इस तरह गरीबी से जूझ रहे वो गरीब माँ बाप उस अनजान बच्ची को अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। मनोहर के चारों बच्चे अंशिका का खूब ख्याल रखते हैं। इसी बीच 7 साल बीत गए। अंशिका मेरी प्यारी बहन, आजा, मैं तेरे बाल बना दूं। मगर माँ ने आपको मेरे बाल धोने को कहा था दीदी। अरे क्यों नहीं, हमारी प्यारी परी आज तुझे नदी में नहला कर लाएंगे। दीदी, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। ठीक है पिंटू। इसके बाद बबीता, आरुषि, पिंटू और रचना अंशिका को नदी पर लाती हैं और जैसे ही नदी में उतरते हैं तो अंशिका चीख पड़ती है, आहा, बचाओ बचाओ, मुझे मत मारो। अंशिका, तू ठीक तो है? अचानक अंशिका चीखते चिल्लाते हुए वहीं बेहोश हो जाती है। घर आकर बबीता सारा वाक्या अपनी माँ से बताती है। अंशिका, तूने क्या देखा मेरी बच्ची? फिर से वही माँ जो पिछले 5 सालों से देखा है कि मेरी कोई बलि देकर मुझे नदी में बहाना चाहता है, मगर मैं बच गई। आज वो धुंधला धुंधला चेहरा साफ हो गया। ठीक है, फिर चल मेरे साथ बेटी। मनोहर अंशिका को लेकर सीधे पुलिस चौकी ले आता है, जहां पूरी बात जानने के बाद पुलिस उस इंसान का स्केच बनवाती है जिसमें एक जाना पहचाना सा चेहरा उभर कर आता है। ये तो राज और श्वेता जी है। तो क्या अंशिका मेरी और सबिता की बेटी है? अचानक मनोहर की नजर अंशिका के गले में पहने लॉकेट पर घूमती है, जिसे देख वह गरीब माँ बाप उस बच्ची को गले लगाकर फूट फूट कर रोते हैं, जिसके साथ बीते सालों की यादें उनकी आंखों पर झांकने लगती हैं। ये कहानी है जबलपुर गांव में रहने वाले गरीब पति पत्नी मनोहर और सबिता की, जो अपने 4 बच्चों बबीता, आरुषि, रचना और पिंटू के साथ घनघोर गरीबी में दिन बिता रहे थे। सबिता 5वीं बार गर्भवती थी। खाने के अभाव से उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था, मानो शरीर पर उबटन चढ़ा हुआ हो। माँ। अरे क्या हुआ सविता, तू ठीक तो है? अजी, मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गया है। मंदा मौसी को बुला लाओ। मैं बुला कर लाती हूँ। बबीता भागकर गांव में रहने वाली मंदा, जो कि एक दाई थी, उसे बुला लाती है। कुछ देर बाद सबिता एक और बेटी को जन्म देती है, जिसे देखते ही उनके मन में बंधी बेटे की अभिलाषा की कड़ी टूट जाती है। हे राम, पहले ही हम गरीब माँ बाप के पास 3 बेटियां हैं, अब एक और जन्म गई। सोचा था एक और बेटा हो जाएगा तो मेरे 2 कंधे हो जाएंगे, मगर सारा सोच खाक हो गया। उस 5वें बच्चे के जन्म से जैसे मनोहर के घर पर अंधेरा छा गया था। इसमें दोष मनोहर का भी था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उस गरीबी की मार उसके बच्चों के पेट पर पड़े। देखते ही देखते कई महीने बीत गए और सबिता ने नए सिरे से अपने खोए हुए हिम्मत को खोजना शुरू किया। बबीता के बापू, ऐसे कब तक रहोगे? इस बच्ची का आना भाग्य का लिखा था, जिसे कोई नहीं मिटा सकता, और फिर कोई नहीं जानता कि कौन क्या भाग्य लेकर आया है। सबिता की बातों में जीवन की छिपी हुई सच्चाई को देखने के बाद मनोहर उस बच्ची से घुलने लगा।
समय बीतता गया। इस बीच मुनिया गोदी से उतरकर घुटनों पर चलने लगी और उसके लड़के तभी एक दिन एक अमीर इंसान उनके चौखट पर आता है। वहाँ दरवाजे पर कोई आया है। जी कहिए, किससे मिलना है? क्या हम अंदर आ सकते हैं? सबिता उन दोनों की अमीर शख्सियत को घूरी रही होती है। राज ने सुंदर सा सूट बूट पहना था जो काफी महंगा था। वहीं उसकी पत्नी श्वेता ने शिफॉन की सुंदर साड़ी पहनी थी। उसके कानों में सोने की बालियां और हाथों में सोने की चूड़ियां चमक रही थी। वो भीतर आते हैं। मनोहर भी वहीं मौजूद था। देखिए, मुझे आपकी बच्ची चाहिए। बदले में आपको जितना पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। राज की बात सुनकर मनोहर और सबिता सन्न पड़ जाते हैं और सबिता झुंझलाकर बोलती है, बस कीजिए, ये कागजी नोट मेरे कलेजे के टुकड़े की बोली नहीं लगा सकते। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। वो रहा दरवाजा, आप जा सकते हैं। सबिता का इनकार सुनकर श्वेता उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए कहती है, ऐसा ना कहो बहन, भगवान ने तुम्हारे भीतर माँ बनने की काबिलियत भरी है, मगर सब कुछ होते हुए भी मुझ बांझ की कोख सूनी है। इस गरीबी में 5-5 बच्चे कैसे पालोगी? तुम ये बच्ची हमें दे दो, हम इससे बेहतर परवरिश देंगे। श्वेता का टूटा मन देखकर मनोहर डबडबाई आंखों से सबिता को देखकर बोल पड़ा, सोच क्या रही हो सविता? हमारी मुनिया इन मेम साहब की बिटिया बनकर राज भोगेगी, वरना हम गरीब माँ बाप के साथ इसका भी पेट भूख की चक्की में हमारे बाकी बच्चों की तरह हर दूसरे दिन पिसता रहेगा। इस तरह अपनी बेटी के बेहतर जीवन के लिए गरीब सबिता अपनी बेटी श्वेता को दे देती है, मगर उसे इस बात की कहां भनक थी कि वह गरीब माँ बाप श्वेता और राज के बुने जाल की गुत्थी में उलझ कर रह जाएंगे। आखिर क्या वजह हो सकती है इस झूठ की? जब उन्हें हम गरीब की बेटी चाहिए ही नहीं थी तो क्यों ले गए उसे, और फिर नदी में क्यों बहाया? इन सारे सवालों के जवाब अब हमें वही देंगे। अगले ही पल मनोहर और सबिता श्वेता और राज के घर पहुंचते हैं। उनका घर बहुत बड़ा था। मनोहर के घर में बड़ी खिसियाहट भरी हुई थी। राज साहब, बाहर निकलिए। क्या हुआ? तुम लोग यहाँ? हमें हमारी बेटी वापस चाहिए। मनोहर को अपनी बेटी वापस मांगता देखकर राज और श्वेता का चेहरा डर से भर जाता है और उनके लफ्ज लड़खड़ाने लगते हैं। वो यहाँ नहीं है। होगी भी कैसे, क्योंकि तुम दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर हमारी बेटी को पानी में बहा दिया ताकि वो डूब कर मर जाए। भले तुम बड़े लोग हो साहब, मगर कानून के हाथ तुमसे भी बड़े हैं। हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। ये सुनकर श्वेता फूट फूट कर रोते हुए बोलती है, हमने ये सब कुछ अपने बच्चे को बचाने के लिए किया था। हाँ, मैंने झूठ बोला था कि मैं बांझ हूँ, और ये झूठ सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए बोला था। मैं और राज बहुत खुश थे जब मेरे बेटे ने जन्म लिया, मगर डॉक्टर का कहना था कि वो ज्यादा दिन नहीं जिएगा। हमने हर हॉस्पिटल के चक्कर काटे, मगर कहीं से कोई नतीजा ना निकला। फिर हमने अपने बच्चे को बचाने के लिए बाबा का सहारा लिया। उन्होंने कहा था कि हमें एक बच्ची की बलि देनी होगी तो हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, मगर मैं थी तो माना। मैंने मुनिया को पानी में बहा दिया ताकि वह डूबकर मर जाए और बलि की विधि हो जाए, और मेरे हाथ एक नन्ही बच्ची के खून से ना सने, मगर मेरा बच्चा नहीं रहा। उस गरीब माँ बाप की बेटी को गोद लेने के पीछे छुपा कारण जानकर सबिता और मनोहर के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, और सविता कहती है, जी तो करता है कि तुम्हारे फरेब के लिए तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, मगर तरस आ रहा है। तुम दोनों ने इंसानियत की शर्मसार कर दिया है। मगर शायद ये सीख थी कि कोई गरीब किसी अमीर को अपना बच्चा नहीं देगा। सबिता अपने फटकार भरे शब्दों से श्वेता और राज को आईना दिखा देती है। अपनी बेटी के साथ हुए ऐसे हादसे के बाद मनोहर एड़ी चोटी का जोर लगाकर कड़ी कठोर मेहनत करके अपने घर चलता है। साथ ही अपने बेटे और बेटियों की हर अभिलाषा पूरा करता है। वहीं राज और श्वेता को अपने किए की करनी अपना बच्चा खोकर चुकाना पड़ता है, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। सोफे पर बैठी सुधा देवी अपनी बहू पर चीख चिल्ला रही थी, अरे ओ मेरी काम काजी बहू, आज की तारीख में मुझे चाय मिलेगी, अब एक घूंट चाय के लिए भी तरस आएगी। बस लाई माँ जी। कुमकुम जल्दी से अपनी सास को चाय परोसती है। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। अरे ओ नजर बट्टू, कितनी बार कहा है ना तुझसे कि अपना काला तोबड़ा लेकर मेरे सामने मत आया कर। जब से ब्याह कर आई है मेरे घर में अंधेरा छा गया है। मेरे घर के तो भाग्य ही फूट गए जो मेरा बेटा तुझ जैसी बांझ के पीछे लट्टू होकर तुझसे शादी कर ली, वरना मेरा बस चलता तो मैं तुझ जैसी नजर बट्टू निखट्टू को अपनी बहू कभी नहीं बनने देती। अपनी सास के मुंह से बांझ होने का ताना सुनकर कुमकुम मन ही मन खुद को कोस रही थी। उसका तो बस यही मन कर रहा था कि वह जमीन में गड़ जाए, क्योंकि एक औरत के लिए बांझ होने की खामी सबसे बड़ी होती है। शोरगुल सुनकर ससुर हॉल से बाहर आता है। अरे ये कैसी खटपट है? क्या बात है कुमकुम बहू, तू क्यों रो रही है?
हाँ हाँ, अब झूठ मूठ के मोटे मोटे टिस्सुए तो बहाएगी ही ये बांझन। बस करो सुधा, एक औरत होकर जहां तुम्हें बहू का दुख बांटना चाहिए, मगर तुम तो रात दिन बांझ बांझ बोलकर बेचारी बहू का दुख बढ़ाती हो। ससुर जी, इसमें माँ जी का कोई दोष नहीं। मेरे बांझपन का दीमक इस घर की खुशियाँ खाए बैठा है। अरे बंद करिए नाटकबाजी, नजर बट्टू कहीं की। कोई जरूरत नहीं है मेरे आगे ज्यादा सती सावित्री का ढोंग दिखाने की, बांझन कहीं की। सुधा गुस्से से पैर धमकती हुई कमरे में चली जाती है, जहां कुमकुम के ससुर देवानंद एक नेक दिल इंसान थे। वहीं सुधा कुमकुम के प्रति स्वभाव से बहुत सख्त थी, जिसका शुरुआती कारण कुमकुम का काला रंग था, जो उसे हमेशा खटकता था, और वह रंजिशें बीतते सालों के साथ और गहरी होती चली गईं, जिसका कारण शादी के 5 सालों बाद भी कुमकुम के कोख का सूखापन था। एक दिन सुधा की पड़ोसन नंदा उसके पास आती है। अरे ये ले सुधा, मिठाई खा, मेरे घर पोता हुआ है, मगर तेरा मुंह क्यों उतरा है? अरे अब सभी के घर बच्चे की बधाइयां बज रही हैं, बस एक मेरा ही घर आंगन सूना पड़ा है। अरे तो क्या ढो रही है इस बांझ को अपने घर में? हर्ष की जवानी में घुन थोड़ी लगी है, उसकी दूसरी शादी करके ले आ। जब सौतन आकर सीने पर मूंग दलेगी तो खुद भाग जाएगी ये। अच्छा चलती हूँ। सुधा के मन की सुलगी आग अभी ठंडी भी ना हुई थी कि नंदा की नारदगिरी ने उस आग को लावे में बदल दिया। और फिर, नहीं माँ जी, मैं आपके पांव पड़ती हूँ, मुझे ये सब बर्दाश्त है, मगर सौतन की सोहबत नहीं। माँ जी, मेरे जीवन में सौतन का जहर मत घोलिए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। लाचार बहू के लाख रोने गिड़गिड़ाने के बाद भी सुधा का पत्थर दिल नहीं पिघलता और वह कुमकुम को दूर झटक कर बोलती है। अरे बर्दाश्त तो तुझे मैं कर रही हूँ बांझन, तूने मेरे हर्ष के हंसते खेलते जिंदगी को जहन्नुम बना कर रख दिया। तुझे हर्ष को शादी के लिए तैयार करना होगा, वरना मैं पंखे पर झूल जाऊंगी। अपनी सास के मुंह से जान देने की धमकी सुनकर कुमकुम का कलेजा मुंह को आ जाता है। हे भगवान, ये तूने मुझे कहाँ ला पहुंचाया? अब मुझे अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने पति की दूसरी शादी करनी होगी। उस रात जब हर्ष घर आता है तो कुमकुम उसके सामने दूसरी शादी का जिक्र छेड़ती है। होश में तो हो तुम कुमकुम, तुम्हारी सिवा मैं किसी और का होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हर्ष, मैं माँ जी से उनकी खुशी का हक कैसे छीन लूं? मैं तो माँ नहीं बन सकती, मगर तुम तो बाप बन सकते हो। अरे नहीं चाहिए मुझे बच्चा। और तुमने ये सोचा है कि अपने पति को किसी और औरत से बांटकर तुम पर क्या बीतेगी? इस घर पर छाया अंधेर मिटाने के लिए मैं अपनी खुशी न्योछावर करके ये आंसू पी लूंगी। इस तरह हर्ष की शादी सुधा की ढूंढी हुई शिखा नाम की एक अमीर घमंडी लड़की से हो जाती है। देख ले हर्ष, तेरी माँ तेरे लिए हुर की परी जैसी बहू लाई है। इस कोयले को चुनकर तो तुझे ठेंगा मिला। अब तू शिखा बहू ही अपनी सास की आस पर खरी उतरेगी, है ना बहू? एब्सोल्युटली सासू मॉम, कम ऑन हर्ष, चलो। हर्ष को अपनी सौतन के साथ देखकर कुमकुम 100 मौत मरती है। माफ करना हर्ष, मगर मुझे हर हालत में इन हालातों से समझौता करना होगा, तभी इस घर में बच्चे की किलकारी गूंज पाएगी। अगली सुबह जब कुमकुम चाय नाश्ता लेकर आती है तो शिखा को हर्ष की बाहों में लिपटा हुआ देख उसका दर्द आंखों से छलक जाता है। तभी खटके की आवाज से शिखा की आंख खुल जाती है यू कैपुचिनो, चेहरे के साथ तुम्हारे अकल पर भी कालिक जम गई है। इतना भी नहीं जानती कि न्यूलीवेड कपल के कमरे में बिना नॉक किए नहीं जाते? सॉरी शिखा, वो मैं भूल गई थी कि अब ये कमरा मेरा नहीं रहा। एनीवे, ये ट्रे यहाँ रखो एंड जस्ट गेट लॉस्ट। कुछ ही देर में सभी नाश्ते की मेज पर इकट्ठे होते हैं, जहाँ शिखा एक शॉर्ट ड्रेस पहने ऐट में आकर बैठ जाती है। बहू, ये कैसे कपड़े पहने हैं? शायद तुम भूल रही हो, ये तुम्हारा ससुराल है। अपने ससुर को खुद पर चीखता देखकर शिखा उसे उंगली दिखाकर बोलती है, सुनो ससुर जी, शायद आपको पता नहीं है शिखा क्या चीज है। मैं मूडी फूडी और मनमोहजी हूँ। मेरा एक अपना लाइफस्टाइल है, और रही बात मेरे पहनावे की, तो मैं किसी के लिए अपने कपड़ों का कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। शिखा को यूं अपनी अमीरी का ऐट झाड़ता देखकर सुधा बोलती है, अरे सही तो कह रही है शिखा बहू। अब सब तुम्हारी इस काली कलुटी बॉर्डम बांझ बहू के जैसे थोड़ी 6 मीटर की साड़ी लटकाकर घूमते रहेंगे। ओके सासू मॉम, मैं जरा शॉपिंग पर जा रही हूँ। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, जहाँ सुधा शिखा से बच्चे की आस लगाए बैठी थी, वहीं शिखा अपने महंगे शौक पूरे करने में मलंग थी। कभी शॉपिंग, तो कभी किटी पार्टी, तो कभी क्लब। तभी एक शाम शिखा गुनगुनाते हुए घर आती है। तुले याद मैनू गोल्डन झुमके, मैं कन्ना विच पावा चुम चुम के, मन जावे मैनू शॉपिंग करा दे।
अरे अरे शिखा बहू, शॉपिंग के पीछे पैसे पानी की तरह बहाना तो कोई तुझसे सीखे। ऐसे पैसे खर्चना सही नहीं। सासू माँ, ये पैसे मेरे हैं, मैं चाहे इसे गंगा में बहाऊं या शॉपिंग पर उड़ाऊं। आपके दिल में दर्द क्यों उठ रहा है? वैसे भी मेरे लिए पैसे सिर्फ हाथों का मैल है। मगर बहू, अगर तू इन्हीं सब में उलझी रहेगी तो कैसे बनूंगी मैं दादी? लगता है तेरे लटकों झटकों में दम नहीं है, इसलिए तेरे पाँव भारी नहीं हुए। देखिए माँ जी, ये आपका दौर नहीं रहा जहाँ हर साल बच्चा पैदा होता था, और कौन सा मेरी उम्र भागी जा रही है। मगर तेरी सास की उम्र की सीमा है बहू। मैं नहीं चाहती कि मेरे अरमान धरे के धरे रह जाएं। शिखा अपनी साथ सुधा की बगैर सुने चली जाती है। यूं ही दिन बीतते जाते हैं। इस बीच सुधा बच्चे की सोब में बीमार रहने लगती है और कुमकुम दिन का चैन और रातों की नींद गवाकर सुधा की सेवा करती है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, देखना बहुत जल्द इस घर में भी बच्चे की धूम मचेगी। अफसोस कि वो दिन कभी नहीं आएगा मेरी ब्लैक मैजिक मुंगेरल, क्योंकि अब मैं बार बार बच्चा बच्चा सुनकर बोर हो गई हूँ, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं शिखा, यूं सासू माँ के अरमानों पर पानी फेर कर ना जाओ। जाने दे उसे कुमकुम बहू, अब मुझे बच्चा नहीं सिर्फ तू चाहिए बहू। तू एक अच्छी बहू और बीवी है, तो क्या हुआ जो तू मां नहीं बन पाई? मैंने तुझ पर बहुत जुल्म ढाए हैं, अब और नहीं। आखिर में शिखा वहां से चली जाती है। तभी कुमकुम चक्कर खाकर गिर जाती है। सभी कुमकुम को लेकर भागे भागे अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी कुमकुम? बधाई हो सुधा जी, आपकी बहू माँ बनने वाली है। मगर आपने तो कहा था कि मेरी बहू कभी मां नहीं बन सकती। कहा था, मगर वो जो आसमान में बैठा है वो डॉक्टर से भी बड़ा है, जो करुणा में अव्वल है। किसी ने सच ही कहा है, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। ये कुमकुम के अंदर छिपी अच्छाइयों का ही फल था, जो शादी के 7 साल बाद उसकी सूखी हुई कोख हरी हो गई। जिसके बाद सुधा ने 9 महीनों तक कुमकुम का खूब ख्याल रखा और कुमकुम ने एक चांद जैसे बेटे को जन्म दिया। जिसके बाद फिर कभी कुमकुम का काला रंग सास को ना खटका और ना कभी उनके बीच खटपट की नौबत आई, क्योंकि उस नन्हे से जान ने सभी को खुशियों की लड़ी में पिरो दिया था। साथ ही कुमकुम के सर से सौतन का साया भी टल चुका था।